इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 11th का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। देखो, जिन बच्चों के पास अभी पुरानी वाली बुक है ना, उनके पास से एक्सरसाइज 5.2 होगी और न्यू एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं, बट ये सिलेबस में है, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। हाँ, अगर किसी को स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि भाई मत करो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसमें मेन हम करने क्या वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करेंगे और उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, ये टॉपिक वैसे सिलेबस में है, जो बोर्ड ने सिलेबस दिया हुआ है, ऐसी व्यक्ति ने उसको लिखा हुआ है साफ साफ। हो सकता है कि किसी के स्कूल वाले नहीं ना कराएं तो वो छोड़ देना, जिनको स्कूल वाले करा रहे हैं वो कर लेना, लेकिन हाँ, एनडीए जेई कंपटीशन एग्जाम के लिए ये करना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको करा चल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। इससे पहले एक काम और करना, इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो एक बार जरूर देख लेंगे, जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, आर्गन प्लेन क्या होता है, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब बातें मैंने आपको बताई थी। ये टेबल मैंने आपको समझाई थी, याद करो। थीटा की वैल्यू, थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट, और उसको फाइंड करने का ये रूल था। और यहाँ पर एक बात और भी बताई थी कि पहले अल्फा फाइंड करेंगे। कैसे? अल्फा को फाइंड करेंगे हम लोग tan इनवर्स मोड y अपॉन एक्स से, और मॉडुलस क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। और पोलर फॉर्म क्या थी, z इज इक्वल टू, पोलर फॉर्म था r इंटू कॉस थीटा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो एक बार इन सारी बातों को मैंने यहाँ पर लिख तो दिया है, मगर इसको एक बार आप समझने के लिए डिटेल में समझने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 में और 2 में इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड करना है, और बस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस के लिए देखो, -1 -√3, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट में कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी बाय मिस्टेक आई को भी ले लेते हैं। आई नहीं लेना, इधर तो लेना है रियल पार्ट -1, इधर लेना है आई का कोफिशिएंट। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड -1 का स्क्वायर 1, -√3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 1 4, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, ये तो हो जाएगा इसका मॉडुलस। ठीक है, अगर मैं दोनों को साथ साथ कराते चलो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो इधर भी, इधर मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ जेड, तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो -√3 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये तो मैंने आपको दिखाया मॉडुलस फाइंड कैसे किया, सिंपल सा है, समझ में भी आ गया होगा। अब दोनों का आर्ग्यूमेंट समझते हैं। तो टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट में बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है ना, इस वजह से मैं दोनों को साथ साथ करता चलूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, टू फाइंड आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा, आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, मतलब कितना, थीटा फाइंड करेंगे। मुझे लग रहा है कि टू लिखा हुआ अच्छा ही लग रहा, कैपिटल में ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। चलो जी, टू फाइंड कितना, तो फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा, थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, थीटा फाइंड करते हैं। चलो जी, तो उसके लिए बताया था कि पहले देखना कि जेड कौन से क्वाड्रेंट में है। जेड है -1 -√3, दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जेड इन थर्ड क्वाड्रेंट, जेड इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर जेड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सबसे पहले हमको अल्फा फाइंड करना पड़ता है। ये तो हमको करना ही होता है, चाहे कोई से भी क्वाड्रेंट में हो। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड y अपॉन एक्स। क्लियर है? तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस y की वैल्यू -√3 अपॉन x की वैल्यू -1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स मॉडुलस √3 अपॉन 1, मतलब कि √3। और क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है वो पहले ही पॉजिटिव है, तो मॉडुलस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स √3। और √3 tan में कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पर, मतलब कि π/3 पर। तो अल्फा इज इक्वल टू π/3। ये अभी अल्फा आया क्योंकि जेड थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि जेड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या समझाई थी मैंने आपको, -π - अल्फा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा जो होगा वो होगा माइनस पाई माइनस अल्फा। क्या होगा? माइनस पाई माइनस अल्फा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा की वैल्यू अल्फा हो जाती है, सेकंड में है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस अल्फा, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। तो जब इसमें हम माइनस पाई माइनस अल्फा रखेंगे तो 3 पाई से पाई गया तो 2 पाई/3, तो माइनस 2 पाई/3 इसका आंसर आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, देखते हैं इधर टू फाइंड आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा। तो इधर जो जेड है हमारे पास वो है -√3 प्लस आई। यहाँ पर जेड कौन सा क्वाड्रेंट में है? माइनस माइनस और प्लस ये कहां पे होता है? सेकंड में। तो जेड इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर जो इस बार हमारा पास जेड है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और क्योंकि हमारा जेड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा? पहले अल्फा फाइंड करते हैं लोग। तो यार अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी होगी इस बार? 1। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और x कितना हो जाएगा? -√3। ठीक है, तो क्या बना ये? tan इनवर्स 1 अपॉन √3, मॉडुलस है ना तो नेगेटिव साइन तो हट जाएगा। tan में 1 अपॉन √3 कहां पे होता है? tan में 1 अपॉन √3 होता है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री मतलब पाई/6 पर। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस बार? पाई/6। और क्योंकि जेड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस पाई/6। तो 6 पाई माइनस के पाई तो क्या हो जाएगा? 5 पाई/6। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस फाइंड करते हैं, और इस तरह से हम लोग आर्गुमेंट यानी कि थीटा फाइंड करते हैं। कि पहले हर क्वेश्चन में अल्फा को ऐसे फाइंड करोगे हर क्वेश्चन में, और जिस भी क्वाड्रेंट में आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग इनको यूज करके थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, तो ये समझ में आगे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक। उनमें सेम यही काम करना है। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पर वो कह रहे हैं कि 3 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चंस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं उनको पोलर फॉर्म में लाओ। तो यार पोलर फॉर्म में लाने के लिए भी तो यही काम करना पड़ता है सेम। आर चाहिए और क्या चाहिए? थीटा। बाद में एक लाइन होल्ड कर देगा बढ़ा के, आर को थीटा प्लस साइन थीटा। तो यही काम करने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लो तुरंत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक के। इनमें कह रहा है कि इन क्वेश्चंस को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इन द क्वेश्चन नंबर 3 to 8। तो मैंने कुछ चीजें यहां से हटाई नहीं है अभी भी। देखो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आई। तो हमने कहा कि z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। देखो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में मैं डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा बिल्कुल भी। वो हम करेंगे कंपटीशन वाली सीरीज में। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे मेंटली, मतलब मेंटल प्रोसेस भी है करने का। मन मन में ही आर निकाल लेंगे, मन मन में ही थीटा फाइंड करेंगे और लिख देंगे डायरेक्ट। वो हम करेंगे नहीं अभी, क्योंकि हमको क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव मोड में ही करना पड़ता है अभी। ठीक है, तो क्योंकि z इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस आई। मेरे दो काम है, आर फाइंड करना और थीटा फाइंड करना। तो मॉडुलस ऑफ z, जिसको हम लोग आर बोलते हैं ना, मॉडुलस ऑफ z मतलब कि आर मतलब मॉडुलस ऑफ z। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो मॉडुलस ऑफ z यानी कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√2। चलो जी आर आ गया। अब टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा, तो क्योंकि z मेरे पास में क्या है? यहाँ पे z है 1 माइनस आई। जेड इन, देखो 1 प्लस का है और माइनस आई ये नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो क्योंकि जेड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर हमारा जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सुनो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई कितना हो गया? -1 अपॉन एक्स कितना हो गया? कोफिशिएंट 1। tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और क्योंकि मोड लगा हुआ है तो नेगेटिव को लेंगे नहीं, तो tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कहां पे होता है? पाई/4 पर। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? अल्फा की। ठीक है, और जेड कहां था? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा? यानी कि थीटा कितना होगा मेरा थीटा होगा माइनस अल्फा, यानी कि माइनस के पाई/4। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? थीटा की। क्लियर हो गया? सो पोलर फॉर्म, तो जो नंबर हमको दिया था उसकी जो पोलर फॉर्म हो जाएगी वो क्या होगी? r इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। तो r मतलब √2, r मतलब तो √2, कॉस थीटा, थीटा मतलब
माइनस के π/4 और प्लस आई इंटू साइन थीटा, मतलब माइनस के π/4। और बस आंसर यही छोड़ना है, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। कभी आप माइनस को बाहर लाओ और वैल्यू वगैरह पुट करो, अगर आपने इसको सोल्व करने की कोशिश की तो वापस से आंसर वही आ जाएगा दोबारा घूम फिर के। ठीक है, तो बस पोलर फॉर्म में यहीं पे आगे यही छोड़ देंगे आंसर। तो वही काम किया, पहले आर फाइंड किया, फिर थीटा फाइंड किया, और बस पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखने में देखो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, साइन चेंज है, बस खाली तरीका समझाना है मेरा काम को। तो इसको हमने क्या मान लिया, z, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। तो मॉडुलस ऑफ z, तो r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट। तो यहां से r की वैल्यू क्या बन जाएगी, √2। तो r तो आ गया पहले की तरह। अब फाइंड करेंगे आर्ग्यूमेंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, रियल पार्ट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो क्योंकि z इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब पहले फाइंड करेंगे अल्फा, tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। तो tan इनवर्स, क्योंकि मैथ लगा हुआ है तो सॉरी मोड लगा हुआ है तो मैथ साइन तो आएगा नहीं। tan इनवर्स 1, ये कहां पे होता है tan में, ये होता है π/4 पर। तो अल्फा की वैल्यू हो गई मेरे पास कितना, π/4, और नंबर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 3π/4। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, पोलर फॉर्म हो जाएगी हमारे पास r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां पे r कितना है, √2, r तो कितना हो गया, √2 इंटू कॉस थीटा, थीटा मतलब 3π/4 प्लस आई इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब 3π/4। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे सोल्व मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नोट करेंगे इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसको पहले सब एक बार नोट कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, सॉरी 7। पहले मैं 7 करा रहा हूं, उसका रीजन है बताऊंगा बाद में। तो 5 देखते हैं और 7। देखो मैंने जो काम की चीज वहां से नहीं रब करी, ठीक है, जो चीज लिखनी है उसको क्यों रब करूं बार बार, जो उस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन थी वो रब कर दिया था, ठीक है। तो z इज इक्वल टू -1 माइनस आई। तो हमको क्या करना है, r फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो मॉडुलस ऑफ z यानी कि r, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा ये सोल्व करके, ये तो आ जाएगा मेरे पास √2। ये समझ में आ रहा होगा ना सबको। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए देखते हैं कि z क्या है, z है -1 माइनस आई। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो z इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। तो -1 अपॉन -1 भाई, -1 अपॉन -1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो पॉजिटिव बना tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 कहां पे होता है, π/4 पर, याद करो। तो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, π/4। अब क्योंकि z थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा कितना होगा, क्योंकि z थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा कितना होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। क्लियर है, तो माइनस पाई माइनस अल्फा, अल्फा मतलब π/4। तो फाइनली हम पहुंचेंगे -3/π/4 पर। तो ये मेरे पास थीटा निकल के आ गया, -3π/4। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाती है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r मतलब √2 इंटू कॉस थीटा और प्लस कितना, आई साइन थीटा। तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ गया क्या। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही, √3 प्लस आई। तो r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। r तो कितना हो गया, 2। और ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो z इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x, y की वैल्यू 1
और x की वैल्यू कितनी √3। पॉजिटिव है तो मॉडुलस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। tan इनवर्स 1/√3 होता है tan 30 डिग्री पर, मतलब π/6 पर, π/6 पर। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अल्फा ही होगा इस बार तो कितना हो जाएगा π/6। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी r का मतलब 2 इंटू cos थीटा मीन्स π/6 प्लस i sin π/6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। नोट कर लेंगे इसको। देखो कुछ बच्चों के कमेंट्स ये आते हैं कि सर एक जैसे क्वेश्चन है सारे तो एक ही करा देते, बार बार सारे क्यों कराए। देखो इसका रीजन ये है कि पहले मैं ऐसे करता था कि मैं एक टाइप का एक कराता था, बाकी बच्चों को करने के लिए दे देता था। फिर वो बात उल्टी मेरे ऊपर पड़ गई आगे। फिर कुछ बच्चों कमेंट ये आने लगे कि सर हम तो इसी क्वेश्चन को देखने के लिए आए थे और वो आपने कराया नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं सारे कराता करूंगा, जिनको जो देखना है वो देख लो, जिनको जो नहीं करना उसको स्किप कर दो, आगे क्या प्रॉब्लम है। चलो जी नोट कर लेंगे 5 और 7 को। देखते हैं 6 और लास्ट का क्वेश्चन नंबर 8, उनमें क्या खास बात है बताऊंगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में क्या खास बात है कि यार ये तो लिखा हुआ है -3, वो लिखा हुआ है i। ये प्योरली रियल है, वो प्योरली इमेजनरी है। वैसे तो करने का जो पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीका है जो मैंने अभी कराया था आपको, उसमें हम इसको लिखेंगे -3 + 0i, और यही तरीका फॉलो कर देंगे जो अभी समझाया था, क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, 0 + 1 × i, 0 + 1 × i, और अब भी इसको भी उसी तरीके से हम फॉलो कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी आर्गुमेंट फाइंड करने में, क्योंकि आर्गुमेंट फाइंड करने के जो फॉर्मूले हैं ना वो क्वाड्रेंट के ऊपर बेस्ड है कि हमारा नंबर किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, भाई फर्स्ट में है तो ये लेंगे, सेकंड में ये लेंगे, थर्ड में ये लेंगे, फोर्थ में ये लेंगे। लेकिन ये नंबर तो किसी क्वाड्रेंट पे है ही नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में फाइंड करूं तो ऑर्डर्ड पेयर में ये क्या देगा मेरे को, -3,0। अगर मैं इसको निकाल लूं ऑर्डर पेयर में तो ये क्या देगा मेरे को 0,1। तो क्या ये नंबर किसी एक्सिस पर, सॉरी क्या ये नंबर क्वाड्रेंट में होते हैं क्या, नहीं, ये नंबर तो एक्सिस पे होते हैं ना। भाई इधर देखो ना, ये नंबर तो एक्सिस पे होते हैं। ये रियल एक्सिस बताई थी, ये इमेजनरी एक्सिस बताई थी। अगर एंगल में बात करूं, अगर मैं एंगल में बात करूं तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। क्लॉकवाइज चलोगे तो -π/2 है, और घूम फिर के ये -π है। तो -3,0 कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा। देखो ध्यान से मेरी बात को ध्यान सुनना, ये तो है -3,0। 0,1 कहां पड़ेगा जी, यहां पड़ता है। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि ये नंबर किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। मैं इसका मॉडुलस तो फाइंड कर दूंगा आराम से, मगर आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, क्योंकि ये रूल तो क्वाड्रेंट के लिए है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, या सेकंड में हो, या थर्ड में हो, या फोर्थ में हो। मगर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पर आ गए तो क्या करेंगे। अब तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पर आ गए ना। देखो कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग इसको बोल देंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में और कर देंगे क्वेश्चन सोल्व। कुछ लोग बोल देंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कर देंगे क्वेश्चन सोल्व, आंसर भी आ जाएगा। वो तरीका गलत है, आंसर आ जाएगा मगर तरीका गलत है अगर ये वाला प्रोसेस लगाओगे तो। अगर हमारा नंबर एक्सिस पर है तो क्वेश्चन तो हमारा देखते हो जाएगा फॉलो, ध्यान रखना। अगर हमारा नंबर कहां पर है, एक्सिस पर है, तो सुनो ध्यान रखना, अगर कभी आपका नंबर यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक, तो आपको थीटा की वैल्यू π/2 लेनी है, सॉरी 0 डिग्री लेनी है। अगर आपका मतलब रेडियन में थीटा इक्वल टू 0 रेडियन, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन के अलोंग आ गया π/2 के, तो थीटा की वैल्यू π/2 ले लेना। ठीक है, अगर आपका नंबर इस लाइन के अलोंग आ गया तो थीटा की वैल्यू पाई ले लेना। अगर आपका क्लॉकवाइज चल के आया तो थीटा की वैल्यू -π, अगर यहाँ पे आया, और अगर क्लॉकवाइज चल के आया तो थीटा की वैल्यू क्या ले लेना, -π। 0 ले सकते हैं, 0 या -π/2 या सॉरी पाई, सॉरी -π नहीं लेंगे क्योंकि थीटा की कंडीशन क्या है, थीटा की कंडीशन ये है। ठीक है, ये बताइए मैंने थीटा की कंडीशन। तो अगर यहाँ पे है तो 0, यहाँ है तो π/2, यहाँ है तो पाई, और यहाँ पे है तो -π/2। अब करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे i = 0 + 1i, तो कुछ नहीं करना। ये नंबर कहाँ पे है, देखो ये रहा, ये नंबर ये तो था 0,1, तो क्या लिख दोगे, ये लाइन कौन सी है, π/2 लिखा हुआ है ना। तो क्या करना है, cos π/2 प्लस i × sin π/2। अब जो 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 रहा हमारा मोड, वो फाइंड कर लो, वो फाइंड कर लो 1 मिनट के लिए। r = रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 निकल के आएगा। तो क्या बन जाएगा, 1 × cos π/2 प्लस i sin π/2। चाहे चेक कर लो, सोल्व करोगे ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसी तरह देखो इसका r क्या होगा, r होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 3 आ जाएगा निकल के। r तो कितना हो गया 3। अब रही बात आर्ग्यूमेंट की, तो डायरेक्ट कर लिख देना इसका आर्ग्यूमेंट। ये पॉइंट कहां पे है, ये रहा,
तो ये लाइन कौन सी है, पाई, तो इसका थीटा कितना हो जाएगा, पाई। तो पोलर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, इस नंबर की जो पोलर फॉर्म बनेगी r इंटू कॉस थीटा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r कितना है 3 और थीटा कितना है पाई प्लस आई साइन पाई। तो इस तरह हम इनको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट ही करते हैं। अगर हमारा नंबर एक्सिस पर है तो बस मॉडुलस फाइंड कर लो पुराने फार्मूले से, आर्गुमेंट तो इसको देख के लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी 4.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। और जैसा भी हमने फील किया है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.3 इंट्रोडक्शन के साथ।